नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज आपकी मुलाकात होगी एक्सिस स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर अनुपम तिवारी जी से। अनुपम तिवारी जी वन ऑफ द फाइनेस्ट फंड मैनेजर हैं जो पिछले 2 दशक से 20 सालों से पैसा मैनेज कर रहे हैं, खुद इक्विटी मार्केट में हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अब इस मौके पर जब मार्केट में इतनी उथल पुथल है, काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस दिख रहे हैं, वैसे में जब बड़े बड़े स्टॉक्स में इतने अच्छे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही, तो मैं स्मॉल कैप की बात क्यों कर रहा हूँ, ये आप सवाल अपने मन में सोच रहे होंगे। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका जवाब मैं अनुपम जी से लूँगा। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि पैसा मार्केट में जब आप लगाने के लिए आते हैं तो आपका उद्देश्य होता है वेल्थ क्रिएट करना, ज़्यादा पैसे बनाना। और उसके लिए आप अगर आप बहुत काबिल हैं तो आप खुद लगाते हैं, नहीं तो आप किसी फंड मैनेजर की मदद लेते हैं म्यूचुअल फंड के ज़रिए। तो स्मॉल कैप में अगर अच्छी तरीके से आप निवेश कर लें तो आपके लिए बहुत बड़ा फॉर्च्यून बन सकता है। तो इसलिए हमने सोचा कि इस मौके पर स्मॉल कैप की बात की जाए, और स्मॉल कैप की बात हो तो अनुपम तिवारी जी से अच्छा कोई मुझे नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने विशेष तौर पर इनसे अनुरोध किया कि हमारे साथ आज बातचीत करें। ये अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ़ायदेमंद फंड्स में। और जैसा कि हमने अपने ओपनिंग इंट्रो में ही कहा कि इस वक्त मार्केट में चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते हैं। तो पहले मैं फंड में जाऊं, डिटेलिंग उसकी करूं, उसको समझूं। पहले तो मार्केट में बताइए, आप लोग तो जो कि बहुत कीनली मार्केट देखते हैं, क्या लग रहा है इस समय, क्या हो रहा क्या मार्केट में? नमस्कार नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए और मुझसे बात करने के लिए। देखिए, मार्केट हमेशा अनसर्टेन होता है, यही उसका फन है, यही उसका जो कोर है, एक्साइटमेंट है, इसीलिए होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कल क्या होगा, तो आपको हर दिन लगे होना होता है। लेकिन एक जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती है, जो एक अच्छी इकोनॉमी से, एक अच्छी ग्रोइंग कंट्री से आती है, वो कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म उसका डायरेक्शन ऊपर रहेगा। बाकी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो अगर आप वर्तमान परिदृश्य देखिए तो 2 चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। एक कि भारत के बाहर क्या हो रहा है और भारत में क्या हो रहा है। तो पहले भारत के बाहर देखते हैं। तो एक बड़ी अनसर्टेनिटी थी 2 हिस्सों में कि रशिया और यूक्रेन वॉर के कारण यूरोप में क्या होगा। तो उसका इम्पैक्ट मोटा मोटा ऐसा लगता है पीक आउट हो गया है। जितना भी इम्पैक्ट वहां आना था, और जो इन्फ्लेशन भी है उस पर उन लोगों को थोड़ा बहुत तो अब ये लगने लगा है कि हाँ भी कंट्रोल हो सकता है, स्पेशली यूरोप में, बिकॉज वो कमोडिटी इन्फ्लेशन से ज्यादा इम्पैक्टेड है। और यूएस में कमोडिटी इन्फ्लेशन से ज्यादा वेज इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है। जो सर्विसेज इन्फ्लेशन है वो थोड़ा स्ट्रक्चरल है। तो ऐसा लग रहा है, अभी कल जो फेड की मीटिंग हुई काफी बैलेंस मीटिंग थी, उनकी जो बैलेंस कमेंट्री थी उनकी, तो वहां भी ये लग रहा है कि हम क्लोजर टू पीक हैं। और अब ये धीरे धीरे जो सर्विसेज इन्फ्लेशन है या वेज इन्फ्लेशन है, इसकी समस्या का भी समाधान होना चाहिए। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि जैसा मैंने कहा ये थोड़ा स्ट्रक्चरल है, क्योंकि इसमें सिर्फ कमोडिटीज प्राइस ऊपर चली गई इसलिए इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है। इनफैक्ट पिछले 5-6 महीनों में तो हमने कमोडिटी इन्फ्लेशन को कम होते हुए देखा है। तो अब यहाँ से स्थिति बहुत बुरी नहीं होनी चाहिए। यूएस में भी ऐसा आप एक मोटा मोटा अनुमान कर सकते हैं। चाइना में अभी सिचुएशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, अब पूरा ओपनिंग हो गया है, तो वो लोग भी ये चाहते हैं कि उनकी इकोनॉमी वापस अच्छे से ट्रैक पे आए। तो भारत के बाहर अगर आप देखिए तो समस्याओं का जो पीक है वो हम अभी देख रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ से अगले 4 से 6 महीनों में सिचुएशन थोड़ा बेटर होनी चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ा कैविएट ये है कि अगर यूएस में जो वेज इन्फ्लेशन है, क्योंकि उनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी है, आज भी वो लोग बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, अगर उसने अपसाइड में हमको सरप्राइज कर दिया तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है, क्योंकि फिर से रेट बढ़ाने की और टाइटनिंग करने की बातें चालू हो सकती है। वो सिर्फ बात चालू होने से ही पूरा बाजार हिल जाता है। अब आते हैं भारत में कि भारत में क्या हो रहा है। तो अगर आपने देखा होगा जो तीसरी तिमाही थी, थर्ड क्वार्टर, उसमें जीडीपी ग्रोथ थोड़ा 5% के नीचे आया, 4.4 के आसपास। तो लोगों को अब थोड़ी चिंता हो रही है कि हमारे यहाँ ग्रोथ सस्टेन करेगा क्यों। और अगर आप बहुत सारे अर्थशास्त्रियों से बात करें तो वो सब धीरे धीरे अपना अगले साल का जीडीपी का अनुमान काटते जा रहे हैं। तो लोग 6, 6.5 से शुरू हुए थे, वो कोई 5.5 पे है, कोई 5.8 पे है, ऐसा करके करते कम आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, अगर आप मोटा मोटा पकड़ लीजिए कि 5 से 5.5 के बीच में हमारी ग्रोथ हो सकती है। कंजम्पशन पे एक बड़ी थोड़ी सी नेगेटिव कमेंट्री चल रही है कि भाई कंजम्पशन स्लो डाउन हो रहा है। मेरा ऐसा विचार है कि कोविड के बाद हमने एक बहुत बड़ा रनअप देखा था, उसमें बहुत सारी एक लेटेंट डिमांड भी थी, बहुत सारा एक जो रिवेंज कंजम्पशन कहते हैं वो भी होता है। तो उसका थोड़ा सा स्लो डाउन होना इतना कोई बहुत बड़ी चिंताजनक बात नहीं है।
इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण कुछ असर है, वो असर हमको दिख रहा है अभी कहीं ना कहीं। वो धीरे धीरे उसकी आदत होगी, एडजस्ट होगा। और जो कैपेक्स साइकिल है वो बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है, जो प्राइवेट कैपेक्स साइकिल है उसमें भी इंटरेस्ट रेट का असर है। थोड़ा डिमांड कम होने के कारण लोगों को एक हेजिटेशन है कि अभी इतना ज्यादा कैपेक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है अपने खर्चे से। तो हमने देखा है बजट में कि अपना खर्चा काफी बढ़ाया गया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारत में भी कोई ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है। दूसरा एक जो हमारे सामने समस्या है, जो बहुत सारा कमेंट्री में आता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसके पेमेंट बहुत है तो करेंसी पे प्रेशर हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, थोड़ा बहुत डेफिसिट हो सकता है, बट वो रिजर्व है, बहुत ज्यादा रिजर्व है भी आरबीआई के पास, तो उससे सिचुएशन मैनेज हो जाएगी। और अगर सेकेंड हाफ में यूएस में इंटरेस्ट रेट का थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक रहा तो ऐसा हो सकता है कि कोई समस्या भी नहीं। तो नेट नेट मुझे ये लगता है कि बाजार में, और बाजार गिर भी गया है तो थोड़ा वैल्यूएशन भी अच्छे हैं, अभी बहुत सस्ते तो नहीं है बट ठीक हो गए हैं, तो इसलिए कुछ ऐसा बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। अनुपम जी, एक सवाल और है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखें तो फेड ने एक अच्छी कमेंट्री दी है, थोड़ा सा वो भी डर गए हैं ना, इतना उनके यहाँ तूफान मचा तो उनको भी थोड़ा लगा कि अब संभल के बात करनी चाहिए। मेरा सवाल ये कि मान लीजिए 5% या 5.1% या इवन 5.25% पे फेड रुक जाए कि अब नहीं बढ़ाऊंगा मैं, लेकिन ये दिसंबर या जनवरी फरवरी तक कंटिन्यू कर गया, तब भी क्या एक समस्या बनी रही? क्योंकि अगर डॉलर टर्म्स में 5% का रिटर्न मुझे को मिल रहा है बिना मेहनत किए, तो फिर इमर्जिंग मार्केट की तरफ पैसा कैसे आएगा? देखिए, आपकी क्वेरी है बड़ी जायज है, बड़ी इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। लेकिन क्या होता है, देखिए कि दो चीजें हैं। अब फेड रेट से ज्यादा इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, इस पे बहुत ज्यादा बात डिपेंड करेगी। तो अभी कुछ दिन तक लोग फेड रेट को देखना छोड़ देंगे, वो ये देखना शुरू करेंगे कि इस फेड रेट हाइक का असर क्या हो रहा है बाजार। अगर असर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो रहा है और धीरे धीरे इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तो देर सवेर फेड भी रेट काट देंगे, तो बाजार उसके हिसाब से मूव करने लगता है। और अगर इन्फ्लेशन का नंबर अच्छा नहीं आएगा तो फिर ये होगा कि फेड रेट और बढ़ाएगा और टाइटनिंग करेगा, तो फिर बाजार एकदम निगेटिवली रिएक्ट करेगा। तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि देखिए, हर कोई जब एसेट एलोकेशन करता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं ग्लोबली बैठे हुए हैं, तो वो इतना ज्यादा शॉर्ट टर्म मूवमेंट को लेके परेशान नहीं होते, क्योंकि एसेट एलोकेशन 2 साल 5 साल 10 साल के व्यू से किया जाता है। इस बार क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा रैपिड रेट हाइक तो बहुत जल्दी हुआ है, तो इसलिए हमको ये असर जो है बहुत जल्दी दिख रहा है। और आपको ये भी देखना चाहिए कि इसमें बैकड्रॉप क्या था, कि भाई कोविड से इकोनॉमीज निकल रही हैं, तो वो कितना सस्टेन कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, इसलिए भी लोगों ने काम लिया कि भाई पहले तो बेच लो बाद में देखेंगे। वो एक होता है ना, आपके पास बहुत सारा, आपके पास किसी चीज में एक एसेट क्लास में पैसा पड़ा हुआ है और आप देख रहे हैं कि साहब हर तरह से निगेटिव न्यूज आ रही है, हम इतनी बड़ी आपदा से बाहर आए हैं, इकोनॉमी अच्छा करेगी नहीं करेगी हमको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले हम थोड़ा अपना पोर्टफोलियो कम कर लेते हैं, इसके बाद जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी हम वैसे वैसे आगे निर्णय लेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत में पैसा आना बंद हो जाएगा या लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, हमको अपना एक राइट टू विन प्रूफ करना पड़ेगा कि क्यों इकोनॉमी अच्छी है, वैल्यूएशन। इनफैक्ट मुझे लगता है कि बाकी सारी चीजों को छोड़ के, इंटरेस्ट रेट वगैरह छोड़ के, भारत में थोड़ा लिक्विडिटी अवेलेबल थी एब्जॉर्ब करने के लिए सेलिंग, और वैल्यूएशन ठीक ठाक थे, इसलिए भी काफी सेलिंग हुई। तो इसका सिर्फ आप ये नहीं कह सकते एकदम लाइक टू लाइक। मार्केट में एक कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग सिस्टम होता है, तो हर बार एकदम फिक्स इक्वेशन बनाना कि ये सब इंटरेस्ट रेट हाइक के कारण हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा भी उचित नहीं होता है। तो तिवारी जी, ये तो था मार्केट कमेंट्री, और अपने हम होप करते हैं कि आरबीआई खैर पता नहीं रुकेगा कि नहीं रुकेगा, क्योंकि इनके ऊपर भी दबाव रहता है, फिरंगी लोग कुछ कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, करेंसी भी बचाना है। लेकिन आपका ये पॉइंट सही है कि केवल एक इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव से ही अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ को देखेंगे तो शायद एकांगी निष्कर्ष निकालेंगे आप। अब आते हैं फंड पे। तो ये जो एक्सेस स्मॉल कैप फंड है, पहले तो बड़े आसान भाषा में ब्रीफली बताइएगा कि ये क्या है, और दूसरा कैसे आप लोग कंपनियां चुनते हैं? कि एक तो स्मॉल कैप नाम से ही लोगों को लगता है छोटी कंपनियां होंगी, उसमें और ज़्यादा चैलेंज होता है और वो चैलेंज आप लेते हैं, तो कैसे चुनते हैं आप लोग और इस फंड की खूबियां क्या है? जी जी, तो देखिए, जैसा आपने उचित
तौर पे कहा कि हम छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि 65% 65% जो फंड का होता है वो जो टॉप की 250 कंपनियां मार्केट कैप में, उसके नीचे की जो कंपनियां उनमें इन्वेस्ट होता है, और बाकी 35% में हम जनरली कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग जनरली मिड कैप करते हैं, स्मॉल कैप करते हैं, लार्ज कैप हम नहीं करते। तो स्मॉल कैप में अगर आप इतिहास देखिए पिछले 20 सालों का, उसमें अगर पिछले 5-7 साल हटा दीजिए जहां पे वोलेटिलिटी कम रही और अट्रैक्टिवनेस बहुत अच्छी रही, लेकिन उससे पहले फर्टिलिटी रेट बहुत है। फर्टिलिटी रेट मतलब कंपनियां स्केल अप नहीं कर पाती हैं, या तो छोटी साइज में ही रह जाती हैं, या मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, या अटक जाती हैं कहीं ना कहीं। बहुत कम कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने आप को बड़ा बना पाती हैं। अब उसके कई कारण रहे हैं। जो 3 कारण मुझे महत्वपूर्ण समझ में आते हैं, वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण रहा है एक्सेस टू टैलेंट। अगर आप 10 साल पहले किसी व्यक्ति से पूछे, भाई कोई अच्छा इंजीनियर है किसी कॉलेज से निकला, आप उससे पूछे कि भाई नौकरी कहाँ करनी, तो वो पहले बड़ी कंपनियों का नाम लेगा, छोटी कंपनियों में नहीं जाएगा। तो छोटी कंपनियों को कभी भी अच्छा टैलेंट नहीं मिलता था। अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। वो स्टार्टअप कल्चर, ईसॉप्स, प्रमोटर्स काफी प्रोफेशनल हो रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि साहब हमको अच्छा से एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, लोग खर्चा कर रहे हैं, अच्छा अच्छी सैलरीज दे रहे हैं, तो अच्छा टैलेंट अवेलेबल हो रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है मेरे विचार में। मुझे जो लगता है, जितना मैंने स्मॉल कैप कंपनीज देखी है, कि जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो टैलेंट होता है, किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो। दूसरा होता है कैपिटल। तो कैपिटल डिपेंड करता है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। पहले कैपिटल नहीं होती थी, तो ज्यादातर प्रमोटर्स या बिजनेसमैन डिपेंड करते थे बैंक की कैपिटल पे और अपनी इक्विटी पे, या कभी कुछ बाजार से मिल गया। अब प्राइवेट इक्विटी है, हमारे यहाँ एसएमई एक्सचेंज है, म्यूचुअल फंड्स हैं जो छोटी छोटी कंपनियों को, अब हम देख रहे हैं कि जो कंपनियां 400-500 करोड़ का टर्नओवर करती हैं, वो भी आईपीओ के लिए आ रही है। इनफैक्ट कई कंपनियां 200-300 करोड़ का टर्नओवर कर रही हैं और उनको अच्छे से पैसा मिल रहा है। तो ये 2 समस्याएं मोटी मोटी धीरे धीरे सॉल्व हो रही है, एक्सेस टू टैलेंट, एक्सेस टू कैपिटल। और तीसरा एक्सेस टू मार्केट, कि जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आप अच्छे से मार्केट एक्सेस नहीं कर पाते हैं। मार्केट मतलब कस्टमर। तो पिछले 10-20 सालों में, 15 सालों में हमने काफी अच्छा नाम बनाया ग्लोबल स्टेज पे। छोटी कंपनियां ज्यादातर B2B होती हैं, तो उसमें एक्सपोर्ट एलिमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्लोबली अब आप देखिए छोटी छोटी कंपनियां, मैंने कई ऐसी कंपनियों को देखा हूँ जिनका 500 करोड़ का टर्नओवर है और 400 करोड़ का एक्सपोर्ट है, और वो मल्टीपल कंट्रीज में अपने माल बेच रही है। तो वो पहचान हमको मिली है हमारी आईटी इंडस्ट्री से, फार्मा इंडस्ट्री से, केमिकल से, कि छोटी कंपनियां भी बाहर जाके अच्छा बिजनेस कर रही है, ब्रांड बनाया है इंडिया का। तो इन 3 चीजों के समाधान होने से, इन 3 समस्याओं के समाधान होने से मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप्स में बहुत अच्छा आगे स्कोप है वेल्थ क्रिएट करने का। अब इसमें कुछ समस्याएं होती हैं। समस्या ये होती है कि छोटी कंपनी को बड़ा बनाना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ऐसा 1-2 साल में नहीं होता। तो आपको 5 साल, 7 साल, 10 साल उसको इंतजार करना पड़ता है, और उस बीच मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, तो आपको कई बार आपका कॉन्फिडेंस हिलता है। तो इसलिए बहुत अच्छा ड्यू डिलिजेंस जरूरी है, समझ जरूरी है कि ये बिजनेस अच्छा है कि नहीं, प्रमोटर अच्छा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं। रिटर्न से अपनी कहानी नहीं चालू करते किसी भी स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस की स्मॉल कैप में। हम रिस्क से चालू करते हैं कि भाई जनरली किसी भी स्मॉल कैप में रिस्क क्या होता है। तो रिस्क 4 तरह के होते हैं किसी भी स्मॉल कैप में हमारी समझ से। एक है कैपेबिलिटी, उसमें 2 पार्ट आते हैं, प्रमोटर का कॉम्पिटेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दूसरा होता है बिजनेस की क्वालिटी ऑफ बिजनेस क्या है, तीसरा होता है बिजनेस साइकिल, और चौथा है वैल्यूएशन। तो हम पहले किसी भी स्टॉक को इन 4 रिस्क पे असेस करते हैं कि भाई ये 4 रिस्क इस कंपनी में कितने कितने फिट होते हैं। और अगर हमें लगता है कि पहले जो 2 रिस्क है वो ज्यादा है, तो हम वो रिस्क लेते ही नहीं है। मतलब हमको एक अच्छा कॉम्पिटेंट प्रमोटर चाहिए, अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहिए, और क्वालिटी ऑफ बिजनेस बहुत अच्छी चाहिए, और उसमें स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। ये रिस्क हम नहीं लेते। बिजनेस साइकिल रिस्क हम कोशिश करते हैं कि हम एलिमिनेट कर पाए, बट कई बार आपसे गलती हो जाती है जब आपको ऐसा लगता है कि आपने अच्छा सोचा लेकिन बिजनेस साइकिल वैसा पैन आउट नहीं होती। और वैल्यूएशन रिस्क कंटेक्चुअल होता है, कब कैसी बिजनेस साइकिल है और क्या उसका अर्निंग ग्रोथ आउटलुक है, उसके हिसाब से आपको रिस्क लेना पड़ता है। उसको आप जीरो नहीं कर सकते, वो रेयरली ऐसा होता है कि आप उसको जीरो कर पाए। तो हम इन 4 चीजों को देखते हैं और इसके बाद प्योरली बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। ज्यादातर हम सेक्टर या एलोकेशन वैसा सब नहीं सोचते, और एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के रखते हैं, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको टाइम देते हैं कि वो अच्छा करे, डिलीवर करे। तो आपके इन चारों पैरामीटर्स लगाने पर केमिकल और हेल्थ केयर टॉप में आ गए जी। क्यों? इसमें मतलब केमिकल तो बहुत ही बड़ा सेक्टर है,
और अभी बीच में एक वो थीम भी बड़ी प्ले हो गई थी, बड़ी पॉपुलर हुई थी, चाइना +1, फिर बीच में कुछ लोगों ने यूरोप +1 भी शुरू कर दिया था। तो मुझे बताइए क्या खास है इस केमिकल स्पेस में? देखिए, केमिकल स्पेस की खास बात क्या है ना कि भारत का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेक्टर है। अगर आप बहुत इतिहास में जाए ना, पहले तो वालचंद नगर इंडस्ट्रीज ऐसा, तो भारत में बहुत पहले से केमिकल का बिजनेस होता आ रहा है, तो ऐसा कुछ नई चीज नहीं है हमारे लिए। और फिर वो केमिकल के बेसिस पे ही धीरे धीरे हम फार्मा वगैरह में गए। तो इट्स अ सेक्टर जहाँ पे इंडिया में बहुत एक्सपोजर है, लोगों को पता है, टैलेंट अवेलेबल है, स्किल है और कस्टमर रिलेशनशिप है। हम लोग का फोकस ये होता है कि हम ऐसी केमिकल कंपनीज में रहें जहाँ पे उनका खुद का कुछ कैपेबिलिटी। तो जनरली मेरा ध्यान चाइना +1 वाला बहुत कम है। हमारे पोर्टफोलियो में कभी ऐसे बहुत ज्यादा वेट में स्टॉक नहीं रहे जहाँ पे हम ये सोच रहे हैं कि ये चाइना +1 हो जाएगा तो इन कंपनी को बहुत बड़ा बिजनेस मिल जाएगा। रहता हम ये सोचते हैं कि हमारी ये ऐसी कंपनी है क्या कि जो चाइना में भी जाके माल बेच ले, मतलब उनसे हेड ऑन कम्पीट कर ले। उसके लिए इनोवेशन चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटी चाहिए और कोई डिफरेंट कर पाना चाहिए और एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। तो हम लोग केमिकल्स में ये देखते हैं, इंडिया में 2 बड़े अच्छे एडवांटेज है केमिकल में। अगर आप थोड़ा डिफरेंशिएटेड प्ले करना चाहें, कमोडिटी ना करना चाहें। कमोडिटी में तो कॉस्ट के अलावा कोई बेनिफिट होता नहीं है। एक कि हमारे पास लोग सस्ते हैं, तो अगर आपको R&D करनी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अलावा, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल में बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन करना पड़ता है। मतलब हर कस्टमर को वो प्रोडक्ट डिफरेंट तरीके से चाहिए, तो उसके लिए आपके पास अगर लोग हैं जो जल्दी कर पाए, लो कॉस्ट पे कर पाए, तो अच्छा हो जाता है। जो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए करना महंगा हो जाता है, कर वो भी लेंगे बट महंगे में करेंगे। दूसरा ये होता है कि हमारे बड़ा अच्छा सर्विस एटीट्यूड है और हमको भाषा समझ में आती है। हम यूरोप वालों से अच्छे से बात कर सकते हैं, अंग्रेजी में उनसे समझ सकते हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट दे सकते हैं। तो इसलिए इस सेक्टर में बहुत अच्छा स्कोप है आगे बढ़ने का। हाँ, ये चाइना जितना बड़ा कभी नहीं होगा, बिकॉज वो कमोडिटी साइज आप नहीं बना पाएंगे। करेक्ट। और क्योंकि मार्केट भी काफ़ी बड़ा है इंडिया का, जो उसमें एड ऑन करता है, तो ये पॉइंट तो आपका वैलिड है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और अनुपम से हमारी ये बातचीत ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्मॉल कैप में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं लम्ब्रेटा स्कूटर के बारे में। दरअसल जो भी लोग एक बार फिर स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में, उसके फंड मैनेजर अनुपम तिवारी से, जो हमें ये बता रहे हैं कि उनका अप्रोच क्या होता है स्टॉक सिलेक्शन का, और साथ ही क्या नई थीम पकड़ने की कोशिश करते हैं जिसमें स्केलेबिलिटी बहुत हो, क्योंकि छोटे का जब बड़ा बनता है स्टॉक तभी बहुत बढ़िया पैसा भी बनता है। एक सेक्टर लेकिन मैं और बात करता हूँ, रियल एस्टेट में भी आपका अच्छा खासा एक्सपोजर है जी। इसमें मेरा सवाल ये है कि जब इंटरेस्ट रेट इतनी ऊपर चली गई है, एक लेटेस्ट रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, फंड हाउस से नाम नहीं ले रहा हूँ उसका मैं, बड़ा बैंक भी है वो, उनका ये मानना था कि जो छोटे टिकट साइज़ के लोन होते हैं होम वाले, उनका जो शेयर है पूरे होम लोन के पैकेज में यूनिवर्स में, वो पहले 42-44% था, वो घट के 36 बचा है, क्योंकि छोटे टिकट साइज़ के लोन नहीं उठ रहे हैं। ये सब बड़े शहरों में 15-20 करोड़ वाले फ्लैट बिक रहे हैं। तो ये थोड़ा रिस्की नहीं है लगता आपको कि बढ़ते हुए ब्याज दरों के माहौल में रियल एस्टेट में रहना? देखिए, शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है, आपका कहना सही है, बट हम लोग ऐसा सोचते हैं, मेरा इसमें सोचना ऐसा है कि भारतवर्ष में एक अच्छा मिडिल क्लास है, और जैसे आपने बोला ना 15-16 करोड़, अगर उसको हम थोड़ा सा रियलिस्टिक कर लें कि 1 से 2 करोड़ के बीच के फ्लैट, तो जैसे आप बेंगलोर जाइए, हम लोग का बेंगलोर एक्सपोजर ज्यादा है पोर्टफोलियो में, तो वहां पे आज भी आपको 1-1.5 करोड़ में ठीक ठाक अच्छा 2 BHK 3 BHK मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन ब्रांड या लोकेशन। और ये सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जो कंटिन्यूअसली ठीक ठाक करता आ रहा है, और इसमें एडिशन हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों की नौकरियां 7 साल 8 साल 10 साल की होती जा रही हैं, स्पेशली सर्विसेज वगैरह में, उन लोगों को एक घर लेना है, उनको एक ठीक ठाक घर लेना है, और इसमें कंसोलिडेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति आज जिसकी एक ठीक ठाक ऐसी क्षमता है कि वो 1-1.5 करोड़ का घर खरीद सके, उसको एक अच्छा ब्रांड चाहिए घर खरीदने के लिए, वो किसी से भी जाके घर नहीं खरीद रहा है। तो उसमें जो बिल्डर्स या डेवलपर्स जिनका एक अच्छा ब्रांड है, क्वालिटी डिलीवरी है, अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके लिए ग्रोथ संभव है। ऐसा इसमें कुछ समस्या मेरे को बहुत ज्यादा नहीं लगती, थोड़ा बहुत साइक्लिकल ऊपर नीचे होता है, और वो एज एन इन्वेस्टर हमको उसको टेक ऑन योर स्ट्राइड एंड मूव ऑन, वैसा करना पड़ता है, क्योंकि वो आप एकदम एग्जैक्ट उसको टाइमिंग नहीं कर सकते।
बट स्ट्रक्चरली ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता अगले 5-10 सालों में। ऐसे बिल्डर्स के साथ जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका ब्रांड अच्छा है और जिनको ये पता है कि हमको किस सेगमेंट में रहना है, जो बहुत ज्यादा इधर उधर जाके रिस्क नहीं ले रहे हैं और अपने जो उनकी कैपेबिलिटी है उसी पे बिल्डअप कर रहे हैं। और स्पेशली साउथ का मार्केट काफ़ी सीजनड है, वो मतलब मुंबई जैसा नहीं है कि बिल्कुल अफलातूनी दाम चलते रहते हैं यहाँ पे, तो वो एक थोड़ा सीजन मार्केट लगता है मेरे को। वहाँ क्या है कि एक अच्छी चीज ये है, देखिए एक तो पर कैपिटा इनकम अच्छा है एज कम्पेयर टू नॉर्थ, वेस्ट में तो ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव है, बट दूसरा क्या है कि डाइवर्सिफाइड मार्केट है। करेक्ट है ना, आप बहुत सारी चीजें वहां करने की कोशिश कर रहे हो, ऑटोमोबाइल भी आ रहा है, सॉफ्टवेयर है, और बाकी सारी चीजें हैं, तो उससे आपका जो कस्टमर सेगमेंट है थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, कंसंट्रेशन एक फाइनेंशियल सर्विसेज का नहीं है। अच्छा, एक बहुत छोटा सवाल और तिवारी जी आपसे, चूंकि ये जो स्मॉल कैप होता है ना उसमें एक बड़ी रिस्क रहती है मैनेजमेंट की। तो मैंने किसी से बातचीत करा तो उन्होंने कहा कि किसी भी कंपनी की, छोटी बड़ी छोड़िए आप, सबसे बड़ा रिस्क होता है उसका मैनेजमेंट इटसेल्फ। जी एग्री करते हैं आप? जी जी बिल्कुल, वो हमारा पहला रिस्क है जो हम देखते हैं और हम कभी नहीं लेते। कि मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए तो वो सब कुछ मैनेज कर सकता है, चाहे वो डेट हो या बिजनेस को स्केल करना हो, बट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी विजन होना चाहिए उसके पास। बिल्कुल। सो तिवारी जी, बहुत मज़ेदार बातचीत रही और उम्मीद करते हैं कि जो लोग ये शो देख रहे होंगे उन्होंने आपके माइंड को थोड़ा समझा होगा कि अनुपम जी कैसे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, क्या थीम पकड़ते हैं और अप्रोच क्या होता है स्टॉक को लेकर के। और जो भी पोटेंशियल निवेशक हैं वो इसके बारे में और पढ़ें, वेबसाइट पे सारी जानकारी अवेलेबल है, कौन से स्टॉक हैं, कितना पोर्टफोलियो में है, सब कुछ अवेलेबल है। सो शो के प्रॉमिस के हिसाब से मैंने समझने की कोशिश की कि आपके फंड मैनेजर साहब कैसे स्टॉक को, कैसे फंड को मैनेज कर रहे हैं। अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर।